नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। ब्रिजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा लेकर चल रहे हैं और उनका पहला चरण कल कंप्लीट हुआ है। वहां पे चीफ गेस्ट रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया गया था। आज इसी विषय में बातचीत करेंगे और भी बहुत सारे नेता वहां पे पहुंचे थे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। यात्रा का जो सद्भाव यात्रा है उसका पहला चरण कंप्लीट हो गया, तो क्या कुछ कैसे देखते हैं सर इस यात्रा को आप? यात्रा को लेके जो एक कमिटमेंट नजर आ रहा है ब्रिजेंद्र सिंह का, वो अभी भी बना हुआ है। ये एक सकारात्मक पहलू है इस यात्रा का। वरना तो जैसे बीच बीच में अलग अलग मुद्दे उठे, ये हो जाता है कि कहीं से शुरुआत होती है, फिर खिंड मिंड होते होते चीजें भटक जाती हैं। लेकिन यात्रा जिस तरीके से हमने राहुल गांधी की देखी थी कि भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहला फेज खत्म हुआ, मैं आपको बता दूं कि पहला फेज खत्म हुए भी काफी टाइम हो गया और दूसरा फेज भी शुरू हुए काफी टाइम हो गया है। लेकिन पहले फेज का समापन समारोह जो किया गया, उसमें इन्होंने क्या किया कि अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो पदयात्री हैं, इनको बूस्ट करने के लिए, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए, इनको शाबाशी देने के लिए एक समारोह रखा गया। और उसमें ये तमाम जो लोग थे जो यात्रा में शामिल हुए, जिन्होंने यात्रा का स्वागत किया, जो वॉलेंटियर हैं, और खास तौर पर महिला जो नेता इस यात्रा में शामिल हो रही हैं अलग अलग जगहों से, उनको इसमें आमंत्रित किया गया था। और यहां पर बड़ी सुर्खी बनती है रणदीप सिंह सुरजेवाला का बतौर मुख्य अतिथि इस यात्रा में शामिल होना, इस यात्रा के पहले फेज के समापन समारोह में शामिल होना। एक मान के चलिए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह और फिर रणदीप सुरजेवाला जी। एक हरियाणा कांग्रेस में जो अलग अलग धड़े माने जाते हैं, उनमें से आप ये मान के चलिए कि दो धड़ों का समागम हुआ है इस मौके के ऊपर। और जिन नेताओं की सबसे ज्यादा पैठ मानी जाती है, आपकी ये जींद, कैथल और इसमें हिसार भी मान लीजिए, एक मतलब पूरा एरिया, एक पूरी की पूरी बेल्ट जहां पर मजबूती मानी जाती है इन नेताओं की, ये नेता साथ में आते हैं। तो यहां पर दो संदेश बड़े ही मुखर होकर निकलते हैं। एक संदेश जो हुड्डा गुट है कांग्रेस के भीतर, उसके लिए, और दूसरा संदेश यहां पर निकलकर आता है बीजेपी के लिए। क्योंकि मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, अलग अलग मौकों पर हमने चर्चा की है कि ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है ना, ये इसका कल्चर बन गई है। लेकिन कांग्रेस की ये गुटबाजी है, ये इसकी ताकत भी बनती है बहुत बार जी। बस जरूरत इसकी ये है कि इसको रणनीतिक तरीके से अप्लाई किया जाए। बार बार ये हरियाणा की राजनीति में एक बात कही जाती है कि जब 2005 में कांग्रेस आई थी, तो उस टाइम पर चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस जीती थी। मुख्यमंत्री का चेहरा चौधरी भजनलाल थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया गया। लेकिन सच्चाई उस टाइम की पता है क्या है मनदीप जी? जी। सच्चाई यह है कि उस टाइम भी कांग्रेस इसी तरह अलग अलग धड़ों में बटी हुई थी और हर जगह पर चौधरी बीरेंद्र सिंह इस इलाके के मुख्यमंत्री के चेहरे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ओल्ड रोहतक साइड से मुख्यमंत्री के चेहरे थे। चौधरी भजनलाल इधर हिसार सिरसा साइड से बड़े चेहरे थे। और भी कई नेता थे जो उस टाइम पर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रख रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अलग अलग जगहों पर इन बड़े नेताओं ने मुखर होकर कांग्रेस के लिए काम किया और अपने अपने इलाके में कांग्रेस को जीत दिलवाई। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस बंपर बहुमत के साथ सत्ता में आई, ज्यादा विधायक थे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के पास फ्री हैंड था कि वो अपने हिसाब से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए। ऐसा नहीं था उस टाइम पर भी कि सिर्फ चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री के चेहरे थे। तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, इन दो नेताओं के मिलन से एक बात नजर आ रही है कि इस इलाके में निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि भाई यहां पर एक मजबूत खेमा हो। यहां पर अगर इनकी मजबूत खेमा होगा, अगर ये इस इलाके में
कांग्रेस को जिता पाते हैं और अलग अलग इलाकों में तमाम नेता इसी मजबूती के साथ अपनी अपनी बेल्ट को पकड़ लेते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है और बीजेपी के माथे पर सिकन आ सकती है। लेकिन ये होगा तभी जब यह रणनीतिक तौर पर हो। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसलिए है क्योंकि यह रणनीतिक तौर पर नहीं हो रहा है, ये नेचुरली हो रहा है, ये कांग्रेस का कल्चर बन गया है। अब देखेंगे कि इस मंच के ऊपर भी और कोई भी मंच सजे जी, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा हैं, तो वहां पर कुमारी सैलजा या चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो नजदीकी रणदीप सुरजेवाला या उनके नजदीकी नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचेंगे। और जब मंच सजा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एंटी ग्रुप का, तो वहां पर उनके ग्रुप के नेता पदाधिकारी नहीं पहुंचते। ये जो चीज है ये अभी भी कांग्रेस में सतह पर रखी नजर आती है। ये जो बार बार कहा जा रहा था कि नया संगठन, नए अध्यक्ष, नई ऊर्जा और पुरानी हार से, पुरानी जो गलतियां हैं उससे सबक ले लेगी, राहुल गांधी सख्त हैं, खड़गे ने ये आदेश दिया है, तो इन चीजों का कोई असर आपको नजर नहीं आएगा। अगर आप लेटेस्ट जितने भी कार्यक्रमों की कांग्रेस की समीक्षा करें, सिर्फ ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा नहीं, आप वोट चोरी को लेकर इनकी जो छोटी छोटी रैलियां या धरने प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी ये गुटबाजी साफ नजर आ रही है। सभी ग्रुप के नेता कभी भी एक मंच के ऊपर नहीं आए हैं जी। और अब जो दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देकर कांग्रेस रैली करने जा रही है, उसको लेकर भीड़ जुटाने की जो सारी की सारी जिम्मेदारी, सारा का सारा दारोमदार हरियाणा कांग्रेस के ऊपर है। उस दौरान भी सारे ग्रुप उस लिहाज से सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। जी, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, जैसे इनकी यात्रा में कुमारी सैलजा भी शामिल हुई, पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला शामिल हुए और अब ये शामिल हो रहे हैं। तो एक इनका जो नारा था कि बांगर की चौधर बांगर में ही लेके आवांगे, तो कहीं ना कहीं वो भी उस ओर भी जा रहा है ये गुट, भाई चौधर यहाँ होनी चाहिए। बांगर की चौधर का नारा था एक तो पुराना नारा, और एक नारा बार बार जो रणदीप सुरजेवाला भी उत्तर हरियाणा का नारा बार बार रणदीप सुरजेवाला जो देते रहते, कई बार उन्होंने राजनीतिक मंचों से, अपनी रैली के मंचों से इसका जिक्र किया है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दो ग्रुप के नेता इकट्ठा होते हैं तो इसकी भी बात मंच से भी शायद हो जाएगी, लेकिन नीचे ही नीचे इसकी तो शुरुआत होगी ही, इसकी बात तो छिड़ेगी ही, क्योंकि इस ग्रुप के नेता मुखर होकर इस बारे में बोलते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि इस साइड अब तक चौधर नहीं आई है या इस साइड कांग्रेस की तरफ से वो जिम्मेदारी नहीं दी गई है जिसकी डिमांड लंबे समय से उठ रही है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि ब्रिजेंद्र सिंह की राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। उसके बाद एक उम्मीद की जानी चाहिए थी कि राहुल गांधी की तरफ से कुछ तो निर्देश आएगा हरियाणा कांग्रेस को, हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को, कि जाइए एकजुट होकर आप इस जो यात्रा है इसको सफल बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो आप ये जो पहले फेज का समापन है इसके अंदर देखते कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद होते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद होते, तमाम ग्रुप मौजूद होते। यहां पर सिर्फ रणदीप सुरजेवाला नहीं आते, वहां पर कुमारी सैलजा भी होती। लेकिन यह स्पष्ट है कि उधर से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है। और ये जो कांग्रेस की स्थिति आप चुनाव से पहले, उससे पिछले चुनाव से पहले, उससे पिछले चुनाव से पहले लगभग 2 दशक से कांग्रेस की जो नीति रणनीति चलती आ रही है, जो गुटबाजी में कांग्रेस बटी हुई है, वो आपको आज भी हूबहू नजर आ रही है। आज भी कांग्रेस के तमाम नेता पार्टी को मजबूत करने के बजाय इस इनसिक्योरिटी में धंसे जा रहे हैं, इस इनसिक्योरिटी में डूबे हुए हैं कि कहीं फलाना ना उभर जाए, कहीं उसको समर्थन देने से वो आगे ना निकल जाए, कहीं उसकी तारीफ करने से वो बड़ा ना बन जाए, कहीं उसके साथ चले जाने से, उसको नेता मानने से वो बड़ा ना बन जाए, वो ही सर्वे सर्वा ना बन जाए। कांग्रेस की जो सारी की सारी गुटबाजी की लड़ाई है ये इनसिक्योरिटी की लड़ाई है। ये लोग इनसिक्योर हैं सारे के सारे, और इनकी पूरी की पूरी कोशिश ये है कि सरकार आए या ना आए, कांग्रेस आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर कोई सरकार आए तो वो हमारी नेतृत्व में आए, अगर कांग्रेस आगे बढ़े तो वो हमारे नेतृत्व में आगे बढ़े।
उसके अलावा इन्हें बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। और आज भी आपको नजर आ रहा होगा कि बीजेपी पूरी तरह से बेफिक्र है, फ्री हैंड है, क्योंकि कांग्रेस की लड़ाई अभी आपस में ही चल रही है। कांग्रेस के नेताओं की पूरी जद्दोजहद कांग्रेस के भीतर ही अपने अपनी पोजीशन को मजबूत करने में है, ना कि बीजेपी को कॉर्नर करने में। जी, तो इसमें आपने बीजेपी का भी जिक्र किया था कि ये कांग्रेस के लिए भी कुछ ना कुछ है, लेकिन बीजेपी के लिए भी, तो बीजेपी का इसमें क्या है इस यात्रा को लेकर? बीजेपी के लिए ये है, मैं कह रहा हूं कि अगर आज ये कांग्रेस के जो धड़े हैं अलग अलग, क्योंकि एक तो सक्रिय है, कोई एक ग्रुप सक्रिय है, दूसरी तरफ वोट चोरी को लेकर एक ग्रुप सक्रिय है। इस सक्रियता की वजह से ये होता है कि आपके जो वर्कर घर बैठ गए थे वो कुछ तो एक्टिव हुए, जी, वो कुछ तो सक्रिय हुए, और एक निराशा के भाव से कुछ तो बाहर निकले। उनको चाहे वोट चोरी का एक सहारा मिला हो या फिर ये सद्भाव यात्रा का कोई सहारा मिला हो, तो वो राजनीतिक तौर पर सक्रियता जरूरी होती है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप निराश होकर घर ही बैठ जाएं। तो एक तो बूस्ट अगर विपक्ष के कार्यकर्ता को, नेताओं को मिलता है, तो ये किसी भी सरकार के लिए कहीं ना कहीं, हालांकि अभी कोई असर नहीं होगा बीजेपी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं बीजेपी मान सकती है कि भी मर चुका है विपक्ष, ये तो जिंदा भी नहीं होगा कभी। अगर ये लोग सक्रिय हैं, किसी मुद्दे को लेकर भी किसी दिन सक्रिय हो गए, तो वहां पर भी ये भीड़ के तौर पर सड़कों पर उतर सकते हैं। तो ये बीजेपी के जहन में होगा। दूसरा क्या है कि अगर बाकी और भी नेता, मैं तो कहता हूं कि कुमारी सैलजा भी इसी तरह से, वो भी कोई एक मुहिम को लेकर सड़कों के ऊपर जनता के बीच में नजर आए, तो तीन तरफ से कांग्रेस अगर सक्रिय हो जाएगी तो बाद में कोई ये बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी या हाईकमान बैठे कि भी अपनी लड़ाई रखो अपने पास, या लड़ना है तो हमारे हिसाब से लड़ो। लड़ने का तरीका ये है, चौधर का नारा देना है या नहीं देना है, और किसको किस लिहाज से देना है, उसका तरीका ये है। तो ये गुटबाजी को अगर रणनीति के तौर पर जमीन पर उतारा जाए, तो मैं फिर कह रहा हूं ये नुकसान की चीज नहीं है, लेकिन इसको बिना रणनीति के उतारा जाता है तो नतीजे आपको 2024 जैसे देखने को मिलते हैं। आप आई हुई सरकार से हाथ धो बैठते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दिया 2005 का, इसका एक उदाहरण 2014 का बीजेपी के भीतर का है। 14 में कोई बीजेपी ने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान थोड़े ना किया था। उस टाइम पर बीजेपी के भीतर भी यही था। एक तरफ रामविलास शर्मा, वो मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरे थे जी, कैप्टन अभिमन्यु बड़े चेहरे थे, ओपी धनखड़ बड़े चेहरे थे, इधर अनिल विज बड़े चेहरे थे, मनोहर लाल खट्टर चेहरे थे जी, तो, और सबसे छोटे चेहरे इसमें मनोहर लाल खट्टर ही थे। बाकियों के सीएम बनाने के नारे लग रहे थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर की टीम को ही पता था कि हां, इनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो क्या हुआ कि ये तमाम लोग जो अपने अपने इलाके में मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ये खुद की तो सीटें जीत के आए ही आए, इन्होंने अपने इलाके की आसपास लगती और सीटों के ऊपर भी असर डाला, जिसकी वजह से 4 से सीधे बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी बन जाती है। तो ये जो ग्रुपबाजी है, अपनी अपनी चौधर के नारे हैं, ये तमाम चीजें रणनीति के हिसाब से चले तो किसी भी पार्टी को फायदा हो सकता है। कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को भी हुआ है, यह हमने देखा है। लेकिन फिर उसके पीछे हाई कमान की रणनीति होनी चाहिए, आपकी मिलजुल कर बैठकर बनाई गई रणनीति होनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी ने 2014 में इस गुट को, अलग अलग गुटों को, अलग अलग छत्रपों को इस लिहाज से इस्तेमाल किया कि कहीं पर मोदी जाकर रैली कर देते हैं तो वहां पर सरसराहट शुरू हो जाती है कि जी इसके लिए रैली की है, तो इसका मतलब मोदी जी इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कहीं पर सुषमा स्वराज आ जाती थी, वो अपने जिस नेता के लिए रैली करती थी तो उनके लिए कोई सुर्रा सा छोड़ देती थी, कोई बात ऐसी कह देती थी जिससे इलाके में ये माहौल बन जाता था कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहीं पर राजनाथ सिंह जाते थे, कहीं पर कोई और नेता जाता था, यानी दिल्ली की तरफ से, हाईकमान की तरफ से जो नेता जाते थे वो इस बात को सुनिश्चित करते थे कि हम ऐसा भाषण दे जो इस नेता के प्रति मुख्यमंत्री की दावेदारी को मजबूत करे। जी जी। तो सर, जैसे 16 हलकों में ये यात्रा जा चुकी है
और अब जैसे पहले चरण का समापन है तो बहुत सारे नेता भी आए और लगातार चल ही रही है ये यात्रा, दूसरा चरण भी चल रहा है। तो ब्रिजेंद्र सिंह को कितना कुछ फायदा आप मानते हो इस चीज का? दो तीन फायदे हैं। एक तो यह है कि भी वो कांग्रेस के भीतर नए नए आए थे, तो वो कांग्रेस में रम गए हैं। दूसरा क्या कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो इतने साल की राजनीति है, दशकों की राजनीति है, उनके हर हलके में जो नेता कार्यकर्ता हैं उनसे मेल मुलाकात हो गई है ब्रिजेंद्र सिंह की, यानी एक विरासत ट्रांसफर हो गई है। यानी अब ये हो गया है कि क्योंकि बीरेंद्र सिंह के जो सारे नेता कार्यकर्ता नजदीकी थे, उनको बार बार ब्रिजेंद्र सिंह ने भी कहा है कि मैं तो सबको जानता भी नहीं था, तो अब उनसे मेल मुलाकात हो गई है। अब वो कहीं भी जाएंगे तो उनको मान सम्मान देने वाले, चाय पानी का प्रोग्राम करने वाले, उनके लिए भीड़ जुटाने वाले, कौन नेता कहां पर है, किस गांव में कौन से कार्यकर्ता है, ये उनको पता चल गया है। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिजेंद्र सिंह जो कांग्रेस की ये गुटबाजी है इसमें रम गए हैं, कांग्रेस के कल्चर में रम गए हैं। कांग्रेस का मैं पिछली बार भी मैंने जिक्र किया था कि कांग्रेसियों को इस बात पर तो कम से कम खुश होना चाहिए कि भी जिस नेता के आप, ये तो बीजेपी से ही इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, ये तो बीजेपी में सांसद रहे थे, इस बात को नीचे नीचे उछालते रहते हैं, तो आप लोग अब आश्वस्त हो सकते हो कि नहीं, ये हमारे ही कल्चर के व्यक्ति हैं, ये हमारे ही नेता हैं। तो उसी रणनीति का भी ये हिस्सा बन गए हैं और उस पर वो आगे भी बढ़ रहे हैं। जी जी सर, धन्यवाद सर इस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया मनदीप जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और आप भी बताएं कि इस यात्रा से कितना कुछ फायदा ब्रिजेंद्र सिंह को या फिर कांग्रेस को हो रहा है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय आप जरूर दें। धन्यवाद।